हेलो दोस्तों, आज केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव जो 2020-21 में जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आने की संभावना है, आज उसके बारे में हम लोग विचार करेंगे। और मैं आपको पूरे केमिस्ट्री से 100 ऑब्जेक्टिव चूज किया हूँ और 100 ऑब्जेक्टिव में अब देखना है कि कितना इस बार ऑब्जेक्टिव वो टैली करता है। मैंने इस पर मेहनत 4-5 दिन से किया हूँ। 4-5 दिन के बाद मैं इसको ऑब्जेक्टिव को अलग किया हूँ। और इस बार याद रखें कि इस बार के एग्ज़ाम में, इंटर के एग्ज़ाम में 70 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 70 ऑब्जेक्टिव में से आपको 50% अर्थात 35 ऑब्जेक्टिव बनाना है। और एक लड़का इस बात को सबसे पहले अमल करेंगे कि 70 में कैसे नहीं, सबसे पहले आप 70 में जो कन्फर्म जानते हैं, जिसके बारे में हम सही तरीका से मालूम है कि इसका आंसर ये होगा, पहले उस 70 में से उसमें से 35 चुनने का प्रयास करें। ऐसा ना करें कि ऊपर से ही जो नहीं जानते हैं और जानते ऊपर से 35 बना लें और बाकी फिर बाद में पता लगा कि हमको जानकारी है लेकिन ऊपर गलत हो गया, तो वो आपको नंबर काट लिया जाएगा। उसमें आप पहले कन्फर्म हो लें कि इसमें 70 में कौन कौन हम 35 जानते हैं कन्फर्म, उसको चूज कर ले और उसी को उसमें OMR शीट में उसमें रखने का प्रयास करें। देखिए, कहता है पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। अक्रिस्टलीय ठोस, ठोस के 2 भागों में बांटा, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो जिसकी ज्यामितीय आकृति होगा उसे क्रिस्टलीय कहते हैं, जिसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती है उसे अक्रिस्टलीय कहते हैं। इसमें रवे की मात्रा होगी वो क्रिस्टलीय होगा, जिसमें रवे की मात्रा नहीं होगी वो अक्रिस्टलीय होगा। तो कहता है निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस है। हीरा की ज्यामितीय आकृति होती है, ग्रेफाइट की ज्यामितीय आकृति होती है, नमक की आकृति होती है, अर्थात कांच की ज्यामितीय आकृति नहीं होती है, अर्थात पहला का होगा कांच। पहला का आंसर कांच होगा, इसकी ज्यामितीय आकृति नहीं होती। मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या कितनी है। सेकंड क्वेश्चन है मूल क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। तो मूल क्रिस्टल तंत्र 7 है, घनाकार है, ऑर्थोरोम्बिक है, एकनताज है, त्रिनताज है, समांतर षष्ठफलक है, षष्ठकोणीय है। तो इस प्रकार मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है। इसी मूल क्रिस्टल तंत्र से एक और क्वेश्चन एराइज होता है कि बेवरेज जालक की संख्या कितनी है। तो बेवरेज जालक याद रखिएगा, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है और बेवरेज जालक की संख्या 14 है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या 7 है। HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्रिस्टल में की समन्वय संख्या कितनी है। तो HCP की समन्वय संख्या 12 होती है। CCP क्लोज क्यूबिक पैकिंग क्रिस्टल, तो क्लोज क्यूबिक पैकिंग क्रिस्टल की समन्वय संख्या 8 होती है। अनुसंख्य गुण धर्म है अनुसंख्य गुण धर्म कौन कौन है। तो अनुसंख्य गुण धर्म 4 है, याद रखेंगे। अनुसंख्य गुण धर्म जो कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसके आकार और प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, उस गुण को हम लोग कहते हैं अनुसंख्य गुण धर्म। तो अनुसंख्य गुण धर्म 4 है। प्रासरणी दाब, दूसरा वाष्प दाब का अवनमन, तीसरा क्वथनांक का उन्नयन और चौथा हिमांक का अवनमन। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें से कोई न कोई एक रहेगा 4 में से। तो घनत्व नहीं है, द्रव्यमान भी नहीं है, क्वथनांक का उन्नयन एक है आपका अनुसंख्य गुणधर्म 4 में। सबसे अधिक हिमांक अवनमन उत्पन्न करता है, सबसे अधिक हिमांक अवनमन जिसकी संयोजकता सबसे अधिक होती है आयनिक यौगिक में, उस याद रखिएगा हमेशा उसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। KCl, Al2SO4, NaCl। और एक बात को याद रखना, सहसंयोजी यौगिक में हिमांक का अवनमन आयनिक यौगिक की तुलना में कम होती है। तो इसमें सबसे अधिक संयोजकता की संख्या इसकी होती है, अर्थात हिमांक का अवनमन सबसे अधिक एल्युमिनियम सल्फेट का है। इधर फिट कर। अगला क्वेश्चन 7, किसका हिमांक अवनमन अधिकतम होता है। फिर देखिए, ये 2 सहसंयोजी यौगिक है, इसकी संयोजकता इसके तुलना में कम है, अर्थात हिमांक का अवनमन सबसे अधिकतम होगा K2SO4 का। किसी विलयन के 200 ml में 2 ग्राम NaOH घुलाने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। आप मोलरता का परिभाषा पढ़े होंगे। देखिए अगला, इसको हिसाब के तौर पर देख लीजिए। मोलरता
कहता है कि किसी बिलियन के 200 ml में आयतन दिया हुआ है। आप जानते हैं कि मोलरता में आयतन लीटर में होता है, लेकिन हमको ml में दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिया हुआ ग्राम, भार 2 ग्राम, कौन सा यौगिक? NaOH की मोलरता। तो मोलरता बराबर होती है दिया हुआ भार अगुने अनुभार बटे अनुभार अगुने आयतन। अगर आयतन लीटर में है तो ऊपर कुछ नहीं करेंगे, अगर आयतन मिलीलीटर में है तो इसको लीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर देते हैं। तो दिया हुआ भार 2 हो गया, अगुने 1000 बटे अनुभार। अब NaOH का अनुभार निकाल लेंगे, 23 + 16 + 1, 23 16 1 यानी कि 40, अगुने कितना? 200। अब देखिए ये कट गया आपका, ये कट गया 4 से, यानी कि 1/4। अब 1/4 भागा दे देंगे, नहीं लगेगा दशमलव, 0 उतरेगा, 4 दूनी 8, 2.5, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.2। 96,500 कूलम कॉपर सल्फेट के बिलियन में कितना तांबा मुक्त करेगा? तो हम जानते हैं कि 1 फराडे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है कि 1 फराडे का मान कितना होता है। तो 1 फराडे का मान एक्यूरेट होता है 96,494, लेकिन उसको हम लोग 96,500 लेकर चलते हैं। अब कॉपर सल्फेट के बिलियन में प्रवाहित किया गया है, तो अगर कॉपर सल्फेट को बिलियन में प्रवाहित करेंगे तो इसको तोड़ लेते हैं, Cu प्लस से बन जाएगा Cu। कॉपर सल्फेट में तोड़ेंगे तो Cu को अलग करेंगे, तो इसका 2 फराडे हो गया, और 2 फराडे का भार हो गया 63.5 ग्राम, यानी कि 2 × 96,500 में 63.5 ग्राम प्राप्त होता है। तो आप कहता है कि 96,500 में कितना प्राप्त होगा? तो 63.5 बटे 2 × 96,500 और गुने 96,500, ये दोनों कट गया। अब ई कट जाएगा कितना से? 31.75 से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपको 31.76। तनु NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड पर कौन सा गैस मुक्त होगा? तो जलीय विलयन की बात कर रहा है, H2O भी उसके साथ है, तो उस कंडीशन में कैथोड पर जब भी मुक्त होगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। प्लेटिनियम उत्प्रेरक की इस्तेमाल करने पर तनु H2SO4 पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो प्लेटिनियम उत्प्रेरक के इस्तेमाल से H2SO4 का अगर तोड़े अपघटित करेंगे तो एनोड पर आपका ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। सेल का विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है? तो सेल के विद्युत वाहक बल का मान हमेशा याद रखिएगा कि सेल में विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का मान हमेशा होता है जो धनात्मक होती है। एक बार ध्यान से देख लीजिए कौन सा है उसका आंसर। आंसर के आधार से आपका 12 ऑब्जेक्टिव हुआ। पूरे टोटल आपके पास 105 ऑब्जेक्टिव, 106 ऑब्जेक्टिव चूज किए हैं पूरे 12th क्लास के से। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो 100% आने की उम्मीद है, आप इस पर फोकस जरूर देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे मैंने चूज किया हूं और एक करके वीडियो में एक करके अपलोड करूंगा। अगला क्वेश्चन है कि Cu, Zn, Ag और Fe का अवकरण विभव, रिडक्शन पोटेंशियल का क्रम क्या होगा? तो याद रखेंगे, हम डायरेक्ट आंसर लिख दिया, उसका विकल्प नहीं दिया हूं। 1 2 3 4 है, तो जो तत्व जितना लेस रिएक्टिव होगा उसका अवकरण विभव उतना ही कम होगा। जो तत्व जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उसका अवकरण विभव उतना ही ज्यादा होगा। तो सबसे लेस रिएक्टिव में Ag, उसके बाद Cu, उसके बाद Fe और उसके बाद Zn। मैंने इसको क्रम के रूप में सजा दिया है। अगला है कि वेग समीकरण में वेग बराबर k × a⁻2 × b में कोटि क्या होगा? तो कोटि बराबर याद रखिएगा, दो चीज इसमें क्वेश्चन है, अनुक्ता क्या है और कोटि क्या है। अनुक्ता और कोटि में अंतर स्पष्ट करिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आए 2 नंबरिया क्वेश्चन में रहेगा। तो कहता है कोटि किसको कहते हैं? तो वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पद, जितना भी सांद्रण पद होता है वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रण पद, यानी कि अभिकारक के जितने भी पद होंगे उसके पावर के सम को कोटि कहा जाता है। उसके पावर को जोड़ दीजिए, कोटि निकल जाएगा। तो देखिए वेग बराबर k × a⁻2 × b के पावर कुछ नहीं है, तो इसके ऊपर 1 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 1
3, तो इसका कोटि हो जाएगा आपका 3। जितना भी पावर रहे, प्लस रहे माइनस रहे, उसको सम कर दीजिए, जो घटा बढ़ा के आएगा वही उसका कोटि होगा। तो अब ये बार बार 3-4 साल से क्वेश्चन हल्टर करके की कोई ना कोई साल ही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन, बदल इसमें कोई चेंजिंग भी नहीं होती है। तो बेग बराबर k इंटू ए के पावर 2 इंटू बी के पावर 1, तब कोटि क्या होगा, तब पावर को जोड़ दीजिए, पावर जितना आएगा वो कोटि निकल जाएगा। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई क्या होती है, तो एक किसी भी कोटि की इकाई पूछ दे, आप एक ट्रिक समझ लीजिए। कोटि बराबर फॉर्मूला है, कोटि बराबर सांद्रण बटा समय सांद्रण के पावर 1 माइनस n, जहां n बराबर कोटि। अगर आपको कहना प्रथम कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तो कोटि बराबर देख लीजिए, सांद्रण की इकाई हो गया क्या, मोल पर लीटर के पावर 1 माइनस प्रथम, तो 1 बटा कितना समय, तब इसको घटा लेंगे कितना हो जाएगा, मोल पर लीटर के पावर 0 बटा s। तो कोई भी पावर, किसी भी संख्या का पावर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 बटा s, यानी कि समय इनवर्स। तो इसका अभिक्रिया की कोटि की इकाई, प्रथम कोटि की इकाई हो जाएगी समय इनवर्स। उसी प्रकार का था शून्य कोटि की अभिक्रिया की इकाई, तब शून्य कोटि में करना क्या है, यहाँ पावर 0 कर देंगे, माइनस n कर देंगे, 1 माइनस n का शून्य कोटि 0, तो ये रह जाएगा कितना 1 बटे समय। तो इसके आधार से इसको फिर हल कर लेंगे, हो जाएगा क्या, मोल पर लीटर और पर सेकेंड। तो इसका मतलब है, इसके आधार से विकल्प आपका यहाँ देखिए है थर्ड में, मोल पर लीटर पर सेकेंड। आर्हेनियस का समीकरण आर्हेनियस ने अपने प्रयोग में निकाला था एक, तो आप आर्हेनियस का समीकरण में कोई विकल्प नहीं दिया हूं, मैं डायरेक्ट चूज कर लिया उसका आंसर क्या होता है वास्तविक रूप में। अगर आर्हेनियस का समीकरण d log k by dt इक्वल टू ए बटे RT स्क्वायर, अगर उसको हम लोग इंटीग्रेशन करके हल करते हैं तो आ जाता है लास्टली k बराबर a इंटू ई के पावर माइनस ए बटे RT। वेग समीकरण में k बराबर k इंटू a इंटू बी स्क्वायर, ये आपका वेग समीकरण दिया है, ये वेग समीकरण खुद पहले से कह रहा, तो जो वेग समीकरण में दिया रहेगा वो इक्वेशन 1 हो जाएगा, याद रखेंगे। अब इसमें क्या करता है, a के सांद्रण को स्थिर रखा, इसका मतलब इसको घटाया बढ़ाया नहीं है, b के सांद्रण को 3 गुना कर दिया है, यानी कि ये जो b स्क्वायर था इसके सांद्रण को 3 गुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा। तो देखिए पहला इक्वेशन बन गया कि वेग बराबर k इंटू a इंटू बी के पावर 2, इक्वेशन नंबर 1। अगर अभी जो प्रश्न कहता है उसके आधार से कर ले कि 3 गुना कर दिया जाए तो वेग क्या होगा, तो मान ले कि वेग x गुना हो जाएगा, तो यानी कि x वेग बराबर k इंटू a को स्थिर रखा गया, अब b को 3 गुना, तो 3b के आसपास। इसको समीकरण 2 कर लेंगे, अब इसको हल कर लेंगे, 1 और 2 को तुलना कर लेंगे, तो ये वेग से वेग कट जाएगा, k से k कट जाएगा, a से a कट जाएगा, ये b से b कट जाएगा, तो लेकिन तृतीया नो, तो 1 बटा x बराबर 1/9, यानी कि कितना गुना हो जाएगा x का वैल्यू 9 गुना, अर्थात ये देखिए आपका 9 गुना आ गया। तो इसी प्रकार कभी इसको स्थिर करेगा, कभी इसको दुगुना करेगा, कभी इसको 3 गुना करेगा, इसको 4 गुना करेगा, लेकिन जो यहाँ अगर देखना है कि क्या है, इसके पावर कितने, इसके पावर कितना, इसको आधा करेगा, इसको 3 गुना करेगा, तो सेम क्वेश्चन को इसी प्रकार करके और उसको हल करके निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आपका इसका वेग समीकरण में हल करते हैं तो इसका 9 गुना आ जाता है। देखिए 19वां, a से बन गया e में अभिक्रिया के दर दुगुना हो जाता है और a का सांद्रण 4 गुना हो जाता है, तो कोटि क्या होगा। अब देख लीजिए हम कोटि निकालना है, तो पहले इसके पहले समीकरण में हम इक्वेशन में हम लोग वेग निकाले थे, अब कोटि निकालना, तो पहले वेग को x माने थे, अब कोटि को x मान लीजिए, जिसको निकालना उसको x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, आपकी मर्जी। तो कोटि मान लिया कि कोटि बराबर x, आप कहता है ये आपका गिवन समीकरण, तो इसको वेग समीकरण में प्रयुक्त कर देंगे, तब हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है k इंटू a के पावर कोटि, तो कोटि x हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब प्रश्न में जैसे जैसे कहता है कि दर को दुगुना कर दो, यानी कि 2 वेग बराबर k इंटू, अब इसको 4 गुना कर दीजिए, तब 4a के पावर x, इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देते हैं, तो वेग से वेग कट गया, k से k कट गया, a से ये कट जाएगा, लेकिन 4 के पावर x रह जाएगा, तो यहाँ बच गया 1/2 बराबर 1/4 के पावर x। अभी दोनों को बेस बराबर कर दो, तब बेस बराबर कर देंगे तो इसके कुछ नहीं था, पावर 1 है, तो 1/2 के पावर 1 बराबर 1/2 के पावर 2x। अभी बेस कट गया तो 1 बराबर हो गया 2x,
तो x बराबर हो जाएगा आपका 1/2। तो इसके आधार से आपका कोटि इसका निकल जाएगा 1/2। अब कहता फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक अच्छा क्या है, अधिशोषक है कि अवशोषक है? तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक अच्छा अवशोषक है। अधिशोषक और अवशोषक समझ लीजिए, जब किसी भी पिंड के कोई भी द्रव या गैस ऊपर ही भाग में चिपक के रह जाएगा तो वो कहलाएगा घटना अधिशोषण, और जब भीतर में प्रवेश कर जाएगा, पिंड के अलावे भीतर में प्रवेश कर जाए तो कहलाएगा अवशोषण। लेकिन वो पदार्थ कहलाएगा अधिशोषक और वो पदार्थ कहलाएगा अवशोषक। तो फास्फोरस पेंटॉक्साइड एक अच्छा अवशोषक है। अधिशोषण की घटना कहाँ होती है? तो अधिशोषण की घटना पृष्ठीय घटना, पृष्ठ सतह पर की ही घटना है। कुहासा क्या है? कुहासा हमेशा मौसम में लगा हुआ रहता है, जाड़े का मौसम है, अभी कुहासा फैला हुआ रहता है। तो कुहासा में गैस भी होती है और द्रव, पानी की बूंदें भी होती है। तो गैस और द्रव का उदाहरण है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण का गमन कहलाता है। तब विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कण का गमन कहलाता है वैद्युत कण संचलन। धुआं किसका उदाहरण है? धुआं में गैस भी है और ठोस के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। धुएं में ठोस के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं। तो इसके आधार से यह गैस और ठोस का उदाहरण है। पायस क्या है? अब पायस के बारे में समझ लीजिए। जब विलेय और विलायक प्रक्षेपित कण और प्रक्षेपण माध्यम दोनों अगर एक ही द्रवीय अवस्था में हो, एक ही कहने का मतलब और कोई अवस्था नहीं है, दोनों एक ही द्रवीय अवस्था में हो तो वो कहलाता है पायस। तब देखिए पत्थर ठोस हो गया, ठोस ठोस ये अलग हो गया, गैस गैस अलग हो गया। तब द्रवीय अवस्था में पाया जाने वाला है दूध। दूध पायस का उदाहरण है। यानी कि द्रव और द्रव का विलयन पायस कहलाएगा। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो 3 धातु याद रखना, सोना, चांदी और प्लेटिनियम। सोना, चांदी और प्लेटिनियम ये तीनों मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इन तीनों में से जो विकल्प आ जाए, सोना, चांदी और प्लेटिनियम में जो रहे उसी को चुनना कि मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ देखिए एक ऑप्शन में है आपका प्लेटिनियम, ये प्लेटिनियम आपका मुक्त अवस्था में कहता है कि फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि, तो याद रखिएगा जितने भी प्रकार के सल्फाइड अयस्क हैं, ऑक्साइड नहीं, कार्बोनेट नहीं, सल्फाइड अयस्क, असल्फाइड अयस्क हल्के होने के कारण, हल्के अयस्कों के सांद्रण के लिए फेन उत्प्लावन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। साइनाइड विधि के द्वारा किस अयस्क का सांद्रण किया जाता है? तो साइनाइड विधि के द्वारा आपको सिल्वर का सांद्रण सिल्वर प्राप्त किया जाता है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो अयस्क में जितने भी प्रकार की अशुद्धियां मौजूद होती है उस अशुद्धियां को हम लोग गैन कहते हैं। कौन सी धातु के कार्बन के द्वारा अवकरण नहीं किया जा सकता है? तो कौन से धातु को कार्बन के द्वारा अवकरण नहीं किया जा सकता है? अगर एल्युमिनियम को अगर कार्बन के साथ अवकरण कराएंगे तो उसको अपकृत ना करके और उससे अभिक्रिया कर लेता है। और एक बात को याद रखिएगा, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है? तो यहां साफ परिभाषा करता है एल्यूमिनोथर्मिक विधि में कि जिसका अवकरण कार्बन के द्वारा ना करके एल्युमिनियम के द्वारा किया जाता है उसी विधि को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। कौन सा द्विभाषमिक अम्ल है? तो द्विभाषमिक डाइप्रोटिक एसिड, तो इसमें 2 हाइड्रॉक्सिल समूह है। OH किसमें है? तो H3PO2 में। H3PO2 में 2 हाइड्रॉक्सिल समूह मौजूद है, इसीलिए H3PO2 आपका द्विभाषमिक अम्ल है। H3PO3 इसमें 3 हाइड्रॉक्सिल समूह मौजूद है, 3 हाइड्रॉक्सिल समूह मौजूद है। निम्नलिखित में कौन रंगीन यौगिक होता है? तो NO2 आपके याद रखिएगा, एक साल ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। NO2 के जो यौगिक होते हैं वो रंगीन होते हैं। नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड NH4NO3 को गर्म करने से प्राप्त किया जा सकता है? तो NO2
N2O, N2O को गर्म करने से प्राप्त किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर कौन सी गैस बनती है? तो अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 प्लस NaOH, अगर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के पश्चात हमेशा याद रखिएगा ये आपको अमोनिया गैस का निर्माण होता है। इस यहां से सबसे पहले ये और आपका ये बाहर हो जाएगा, इसके साथ ये बाहर हो जाएगा, फिर जब इसको ये दोनों को घटित करके तोड़ेंगे तो इसमें से अमोनिया और नाइट्रोजन गैस का निर्माण होगा। कौन सी गैस जल के ऊपर एकत्र नहीं किया जा सकता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड को जल के ऊपर एकत्र नहीं किया जा सकता। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है? ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3। ऑक्सीजन O2 और ओजोन O3, तो ये दोनों ऑक्सीजन का क्या है? एक अपर रूप है। S8 में सल्फर की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? तो हम जानते हैं कि कोई भी तत्व अगर स्वतंत्र अवस्था में हो तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होती है। तो इस कंडीशन में आपका S8 का में सल्फर का ऑक्सीकरण अवस्था शून्य होगी।